अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नया दिन बाकू में। आज मेरा चौथा दिन है बाकू में और आज एक टूर मैंने बुक कराया है गबाला का। और 2-3 जगह और भी लेके जाएंगे। वो हार्डली 50 मिनट का टूर है। देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि वैसे तो आप जा सकते हैं बाय ट्रेन और बाय बस गबाला डायरेक्ट। 288 किलोमीटर दूर है, मगर उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर आप बाकू में आ रहे हैं, बाकू में जो अगर आप अज़रबैजान आ रहे हैं तो अज़रबैजान में जो जगह है वो सिर्फ बाकू ही है, यानी एज ए टूरिस्ट। और या फिर ये गबाला वगैरह ले आते हैं। ये हाईएस्ट प्लेस है गबाला, बस एक माउंटेन है, ग्रीन लश ग्रीन माउंटेन है, और बस इससे ज़्यादा वहाँ है कुछ नहीं, क्योंकि पूरे अज़रबैजान में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेट्स सी क्या होते, जाके फिर बताते हैं, रास्ते की रुदात भी दिखाते हैं आपको। ये निज़ामी स्ट्रीट का सुबह का मंज़र है। इस वक्त तकरीबन अभी 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं और बिल्कुल कूल एंड काम है। सफाई हो रही है। वैसे तो जब इन्होंने टूर बुक किया था तो वो कह रहे थे कि हम आपको पिकअप कर लेंगे आपके होटल से। जब सब कुछ डन हो गया तो इसके बाद सुबह सुबह मैसेज आया कि भाई वो आप ऐसे करें, वॉक करके आ जाएं, आपके होटल के बहुत करीब है। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो होटल के करीब ही था। बाहर वॉक करके कोई 5-6-7 मिनट की वॉक थी, पहुंच गए। इस सामने जो वैगनें खड़ी हैं ये सब टूर लेकर जाती हैं बाकू से, और भी है। फ़िलहाल तो ये जो यहाँ खड़ी है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, और इसमें से ये एक है 747 गबाला के लिए। ये मुख्तलिफ असल में शहरों में 5-6 टूर हैं इनके, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। इसके अलावा वो टूर अलग है जो बसेस के ज़रिए जाते हैं, वो अलग है। ये मिनी बस के मंज़र है और ये इसके अंदर का मंज़र है। रजाक मोहम्मद हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि इनके मुल्क में पेट्रोल कोका कोला से सस्ता है। पेट्रोल जो है वो 1 मनात लीटर है, यानी पाकिस्तानी 168 रुपये, और कोका कोला जो है 1.20 लीटर है, और डीजल जो है 0.98 है कमाल की बात है। तो वैगन कुछ ऐसा हुआ कि पौने घंटे की मुसाफत के बाद वैन यहाँ रुकी है, और ये वही राहत है जो मैंने आपको सेंट्रल पार्क में दिखाया था। ये बड़ा मशहूर ब्रांड है अज़रबैजान का। तो ये वो पाकिस्तान में भी है, मगर वो राहत बेकरी है। ये सिर्फ राहत सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है, और वहाँ तो बहुत बड़ा था। तुर्की में दिखाया था पालक वाला पराठा, तो ये वाला कीमे वाला पराठा है। इसके अंदर कीमा डाल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कीमा डाल के बना रहे हैं। ये राहत बेकरी, सॉरी राहत सुपर स्टोर अज़रबैजान। उससे चाय लिए, और ये चाय यहाँ पर 2 मनात की है। ओके ठीक है, थोड़ा सा दूर है शहर से, तो इसके हिसाब से तो चलता है, इतना तो चलेगा। हमारे साथ मोहम्मद है, और बड़े काम की बात इन्होंने बताई। खाना तो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है ना, तेल से बनता है, पानी से बनता है। वैसे आप चाहें तो बारबेक्यू कर ले, कोई मतलब मसाले वसाले लगा के। पहली मरतबा मैंने कम से कम सुना है कि शराब से खाना बनता है। यहाँ पर तो आपको पता ही है अज़रबैजान में ये वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो एक तरीके का ये एक तरीके का ये अनार से शराब बनाते हैं, और उस शराब से खाना बनाते हैं। तो ये इस वक्त मुझे वीडियो दिखा रहा है किसी शेफ की, जो शराब से, ये तो देखा है मैंने इसको। First cooking like this. It's the garlic. These are things vegetables.
Now he will add the wine. ओके ये डाला भैया ये डाल रहे हैं भाई He already added. Wait. वाइन एज ऑयल राइट Okay. और टेस्ट Red dry wine. अच्छा चले बहरहाल थैंक यू। तो अब आप कभी अज़रबैजान रेस्टोरेंट में या बाकू में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो पूछ लीजिएगा कि भाई साहब शराब से तो नहीं बनी हुई है नहीं तो बाद में मसला हो जाएगा और टून होने के चांसेस हैं। French cuisine. बस चलने के बाद यहाँ जुमा मॉस्क में आइए और बस क्या मिनी बस ये सामने मिनी बस खड़ी हुई है ये आप देख सकते हैं। और ये बच्चा है इसका नाम हसन है हुसैन है और ये बड़ा इसके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है। लाजमी ये टूरिस्ट गाइड है और ये हमको गाइड कर रहे हैं। ये जुमा मॉस्क तकरीबन 300 साल पहले इन्होंने बनाई और अब ये एक तरीके से जब आप गबाला जाते हैं तो गबाला जाते हुए रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है। तो ये जो लोग टूर गाइड है जो लोग टूर गाइडिंग करते हैं वो फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं लोगों को बताते हैं। एक तरीके से ये टूर स्पॉट है। ये जो मस्जिद है ये टर्किश स्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अज़रबैजान स्टाइल पर है। बीच में सेंटर में एक बड़ा सा गुंबद है और 2 छोटे छोटे मीनार हैं और 2 बड़े मीनार हैं और वही जो लाइट येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है वो है। और 2013 में शायद ये मीनार इन्होंने दोबारा बनाए हैं। अंदर से मस्जिद के चल के देखते हैं और पहले ये पत्थर देख लेते हैं। और वो साइड में ये सारे ये मदरसे वगैरह का सिलसिला है, ऑफिसेज हैं इसके साइड में और छोटा सा ये चमन है। ये जो मस्जिद है ये अब्बासी खलीफाओं ने बनाई थी यहाँ पर 700 ईस्वी में और तब तक ये ठीक रही। इसके बाद 1859 में एक अर्थक्वेक आया जिसमें ये बुरी तरह ज़ख्मी हो गई और फिर इसको थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। फिर 1902 में जो आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ यहाँ पे आर्मीनियन ने जो कत्लेआम किया तो इसके बाद उन्होंने 1918 में इस मस्जिद को आग लगा दी, बिल्कुल जला दिया। अब जाके 2013 में इलाहिम अलवी जो शायद प्रेसिडेंट थे यहाँ के उन्होंने फिर इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया और इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया मस्जिद को। अब ये एक तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट भी है और लोग यहाँ आते जाते भी हैं। आप देखिए मीनारों के ऊपर एक मीनार पे देखिए 213 लिखा हुआ है। देखिए एक मीनार पे 213 लिखा हुआ है यानी दोबारा रीबिल्ड हुआ। 43 लिखा हुआ ये इस मीनार पे 743 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 743 में जो शुरू में ये बनाई गई और इसके बाद इसको रीबिल्ड किया 2013 में। उसके बाद एक लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। ये वाला एरिया ये भी इसी तरह ये आपने देखा होगा बादशाही मस्जिद वगैरह ना, बीच में एक बड़ा सा सहन है, आगे पीछे कोर्टयार्ड है लेफ़्ट राइट और सेंटर में मस्जिद है। तो इसमें भी ऐसे ही है, सेंटर में मस्जिद है और इसके 3 तरफ जो है वो ये कोर्टयार्ड है। और ऐसे घूम के जब आप इधर आते हैं तो यहाँ पर मस्जिद के कुछ आसार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ज़माने के 737 के कुछ छोटे से आसार हैं इस सामने। यकीनन मेरे हिसाब से तो ये उस ज़माने में हुजरे होंगे और ये शायद अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल पता पड़ जाएगी कि क्या। इस वक्त मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में और ये बिल्कुल अलग तर्ज तामीर है। जैसे आपके पास हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मस्जिद हैं बिल्कुल इसी तरह ही, बीच में बड़े बड़े पिलर हैं, ऊपर बेहतरीन नक्काशी की गई है और कुरानी आयत भी लिखी हुई है, बड़े फानूस है। इसका 737 से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अंदाज़ वही है, जगह वही है, मगर ये सारा 2013 में रीबिल्ड किया गया है। इसका अंदर का हिस्सा और ये मेंबर तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि इस इलाके में जो मेंबर होते हैं वो इसी तरह इतने ऊंचे होते हैं। ये ज़रा टर्किश स्टाइल के मुकाबले में कम ऊंचा है
اور یہ سامنے بڑا اچھا نقاشی کا اس پہ کام کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت کام ہے. یہ جو انہوں نے لگایا ہے فانوس، اس کا انداز بالکل وہی ہے جو ٹرکش اسٹائل میں ہوتا ہے، مگر یہ بالکل الگ ہے. دیکھیے اس کی جو آرچ ہے نا، یہ بالکل الگ طریقے سے ہے. اس کا ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اتنی اونچی. یہ جو اس کی سیلنگ ہے یہ بہت اونچی ہے. اور یہاں پہ جو ترکی میں اور یہاں جو مسجد ہے نا، ان کی سیلنگز بہت اوپر ہوتی ہیں. یہ بھی دیکھیں بہت اونچا اٹھا کے بنایا گیا ہے. کیونکہ یہ 2013 میں دوبارہ ری بلڈ ہوا ہے، تو اسی حساب سے یہ جو آرچ اسٹائل ہے یہ آپ کو ٹرکش آرکیٹیکچر میں نہیں ملے گا. یہ آپ کو یہی ملے گا، یا پاکستان میں ملے گا، یا انڈیا میں ملے گا. یہ اور کہیں نہیں ہے. یہ جو اسٹائل ہے کھڑکیوں کا خاص طور پہ. یہ سامنے مسجد کا مین دروازہ ہے. جب آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی کھنڈر نما بلڈنگ جو ہے، یہ اس زمانے کی 700 سینچری کی دیوار تھی جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے بنائی گئی تھی. اس کے ارد گرد پوری دیوار تھی جو بعد میں یقیناً اب تباہ ہو گئی، اور کچھ اس کے آثار یہاں موجود ہیں، وہ یہاں پر بھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پوری دیواریں تھیں یہاں پہ. اب لازمی بات ہے لازمی بات ہے اب اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ سب چیزیں ٹوٹ ٹاٹ گئی ہیں. یہ دیکھیں کچھ اور بھی آپ کو دیواریں یہاں نظر آ رہی ہوں گی. اب انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چمن سا بنا دیا ہے. اس مسجد میں جو چیز 700 صدی کی موجود ہے وہ صرف اس کے بڑے ستون ہیں، باقی یہ پورا نیا بنایا گیا ہے. جو بڑے ستون ہیں وہ ارتھکوئک میں رہ گئے، اور جو ڈوم تھا وہ سارا گر گیا. اب جو رہ گیا ہے، اب جو بنایا ہے انہوں نے، اب وہ تھوڑا سا خوبصورت انداز میں بنایا ہے. مسجد میں یہ تو سامنے مسجد ہے، اور یہ جو صحن ہے اس کے ساتھ یہ باقاعدہ بچوں کے لیے ایک انہوں نے مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے. اور یہاں بچوں کو باقاعدہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے. یقیناً یہاں محلے سے بچے آتے ہوں گے جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہوگی. اور یہ بھی بڑا اچھا خوبصورت بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، اور مسجد کی پرانی تصویریں بھی اس کے اندر موجود ہیں. بھائی صاحب وہ یہ سمجھا کہ میں کوئی بہت بڑا شیخ ہوں، تو اس نے مجھے مدرسہ دکھا دیا، اور مدرسہ دکھانے کے بعد بولا واللہ شیخ ہیلپ. اور میں کیا کہہ سکتا تھا، آدمی اپنے اٹائر سے کبھی کبھی بہت زیادہ مالدار لگتا ہے. بہرحال یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس نے ایسا سمجھا، اس کی مہربانی کہ اس نے مجھ سے مانگا کچھ پیسے، مگر خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باکو میں آپ کو کوئی بھی گاڑی پرانی نہیں ملے گی، بڑے بڑے لیٹسٹ ماڈل کی ہے. اور یہاں جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا ساری پرانی ہیں، مطلب حیرت انگیز. یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اب